अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टकराव जीत का एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। जब तक है वर्ल्ड कप तब तक हमारा आपका साथ रोज़ाना 3 बार दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम आपके साथ हैं। बड़ा ही शानदार मैच जीता पाकिस्तान ने। एक और मैच होने जा रहा है अब अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान। वन साइडेड मैच ऑब्वियसली होना है, कोई बहुत बड़ा मैच हमें नहीं इसकी उम्मीद कि इतना बड़ा मैच होगा, लेकिन चूंकि ज़रा देखना ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो दोनों ने किस तरह खेलना है इस पर ज़रा सी बात करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, मैन टू मैन कंपैरिजन भी करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ की जो हमारी बैटिंग है उस पर तो हमने कुछ बात रात में की, लेकिन ज़रा डिटेल गुफ्तगू आज भी होगी। और बॉलिंग पर, बॉलिंग बहुत ज़रूरी है जी बात करना, चूँकि हमारी बॉलिंग उस तरह से क्लिक कर नहीं रही जिसके लिए हम मशहूर हैं। बाकी हसन अली ने 4 विकेटें ली 71 रन दे के, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 4 विकेटें हमारे किसी एक पेसर को लेनी चाहिए थी और वो हसन अली ने ली। अब शाहीन शाह अफरीदी किस तरह के मोमेंटम में है, किस तरह के रिदम में है, शाहीन शाह अफरीदी क्या मिस कर रहे हैं, क्या मिस नहीं कर रहे हैं, और अगर उन्हें वापस अपने रिदम में आना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। और आज स्पेशली हमें ज्वाइन किया है शोएब जट साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है। और शोएब जट से ज़रा मैं बहुत डिस्कशन करनी है आज 2-3 चीज़ों पर। काशिफ शबीर साहब हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ अबू बकर तलत ने हमें ज्वाइन कर लिया। रात जल्दी सो गए थे, हमने कहा सुबह सुबह उठें और आ जाए, तो जनाब अली हमारा पैनल भी मौजूद है। तो अबू बकर, हमने तो डिस्कस कर लिया रात में थोड़ा सा, आपकी बारी है। जाते जाते आप हमें कह कर गए थे भाईजान कि ये तो मैच कुछ भी हो जाए पाकिस्तान ने जीत जाना है, लो भाई जीत गया। देखिए टीम के ऊपर तोता कौन सा है इनके पास? हाँ अच्छा, परेशान नहीं हुए, मुझे गेट पे भी कह रहे थे, मेरा पारा चढ़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये 344 रन अब हम करेंगे क्या? कोई तोता है, कुछ तो है, कुछ तो है। नहीं, टीम के ऊपर टीम का जो पोटेंशियल है वो यही है, ये आप सब भी इससे एग्री करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि एग्जीक्यूशन में बाज़ दफ़ा कमी देखने को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान टीम एट इट्स वेरी बेस्ट 400 टारगेट भी हो तो वो भी चेज़ करने की सलाहियत रखती है ऑन देयर डे। सलाहियत तो ऑन देयर डे पाकिस्तान रखती है, लेकिन कल ना कुछ चीज़ें हैं, कल डिसिप्लिन था बैटिंग में, इस चीज़ पर हम बहुत बात करते हैं कि फुकदान रहता है। हमारे यहाँ ये होता है एक आउट हुआ तो 3 हो गए और फिर हम परेशान होते, 2 आए उन्होंने कुछ स्कोर कर दिया, फिर 50-60 रन से मैच हार गए। लेकिन कल डिसिप्लिन था, ओपनर आया, खड़ा रहा, जम के खेला। अच्छा खेला, स्ट्राइक रेट उसने मेंटेन किया काशिफ भाई। देखें, मैं ऐड करते चलो आपकी बात पे, आखिरी 2 साल में पाकिस्तान का ये तीसरा या चौथा 300 प्लस चेज़ है, और उसमें मिडिल ऑर्डर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है थ्रू आउट द सारे चेजेस में। उसका रीज़न ये है कि मिडिल ऑर्डर में रिजवान ने बहुत ज़्यादा आपको कुशन देना स्टार्ट कर दिए। पहले 2 मैचेस में वर्ल्ड कप में आप में देखें, एक में सेंचुरी कर चुके हैं कल, और उससे पहले 50 भी कर चुके हैं। तो रिजवान के ऊपर देन अगेन रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन दो कि टीम का प्लस पॉइंट एक ये है कि बाबर आजम नहीं चले, बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, हमारा दूसरा ओपनर भी जल्दी आउट हो गया, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कम बैक किया, और ना सिर्फ कम बैक किया, बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ। देखिए बात बिल्कुल देखना पड़ता है कि जब आपकी पहली टीम बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट या रन रेट के साथ स्कोर करती है, तो जब आप चेज़ कर रहे होते हैं आपके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप एग्जैक्टली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उसको लेकर चलें, आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब्दुल्ला शफीक ने रना बॉल स्टार्ट किया, बाद में अपना स्ट्राइक रेट मजीद बेहतर किया। सेम इज़ विद मोहम्मद रिजवान। कल एक और चीज़ जो बहुत अच्छी थी वो थी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इन्होंने जो डॉट बॉल्स बहुत कम खेली, उसका जो प्रेशर था उसने कम रखा, दूसरे पे भी प्रेशर नहीं बढ़ाया, रोटेट करते रहे स्ट्राइक और चीज़ों को आगे लेकर चले, और एंड रिजल्ट आपके सामने। क्रेडिट अगेन टू बाबर आजम एज वेल, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक को एज अ ट्रम्प कार्ड यूज किया और रिप्लेसमेंट करके उनको साउथ पर भी रिलाई किया बाबर ने। जहाँ तक ये बात है ना कि 2 नहीं चले बाकी चले, कोई भी टीम ऐसी नहीं है जहां पर 11 के 11 बैट्समैन चलते हो। ऐसा ही होता है, आपका कभी कोई बैट्समैन चलता है, कभी कोई बैट्समैन चलता है। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम का ना चलना और टीम का जीतना, और एक दफ़ा 280 कर लेना, एक दफ़ा 344 कर लेना, ये बहुत पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ है। और क्योंकि बाबर आजम ने अभी नहीं चले तो अगले मैच में उसने चल जाना है, उसने तो चलना ही चलना है। लेकिन उसका इतना कोई मसला नहीं है, अगर आप उसका कंसिस्टेंसी देखें बाबर आजम की बगैर टीम नहीं, आप उसकी कंसिस्टेंसी बाबर की देखें तो जितना वो कंसिस्टेंट प्लेयर है वहाँ कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए प्लस पॉइंट प्लस है हमारे लिए बिल्कुल, बाबर के बगैर टीम चली। अच्छा अगर शोएब जट साहब हमारे साथ हो, शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा चलें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अब आप ये देखेंगे कि इमामुल हक भी चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा ओपनर जो है ना वो आपको स्ट्रेंथ देता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एक एंड का बॉलर जो है वो विकेटें ले रहा हो, रन्स रोक रहा हो, तो दूसरे एंड का बॉलर ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाता है और पेस उसकी ठीक हो जाती है, क्योंकि आपको हौसला मिलता है। तो यहाँ वहां हौसला गिर रहा था क्योंकि फखर भी स्कोर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इमामुल हक भी था। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान एक चल गया है, कंसिस्टेंट लाइन पे चल गया है। लेकिन देखें हर मैच, वो कहते हैं ना एवरी डे इज नॉट संडे, तो हर मैच ऐसा, हर मैच में आप एक्सपेक्ट ना करेंगे पाकिस्तान हर मैच में ऐसा खेलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने मोटिवेशन दिखाई है, पाकिस्तान ने जो इंक्लिनेशन दिखाई है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द जज्बा ऑफ विनिंग, वो बहुत जबरदस्त है। और यही हम चाहते थे कि पाकिस्तान लड़े, लेकिन हार जीत इज अ सेपरेट इशू एट इन ऑल केसेस, बट all we want is Pakistan to fight and this is exactly what is required from Pakistan, और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है। और हम चाहते हैं बाकी मैचेस भी पाकिस्तान ऐसे लड़ के खेले, ताकि अब देखें ये कल का मैच देखने के बाद आई एम श्योर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वो एक मिनट के लिए स्टेप बैक किया होगा कि यार नहीं, पाकिस्तान को भी सीरियस लेना पड़ेगा भाई बैटिंग को इनकी। और बैटिंग, क्योंकि देखें हमारा प्रॉब्लम हमारी हमेशा से बैटिंग रही है, बॉलर्स कहीं ना कहीं हमें कंपनसेट कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ये वापस आएंगे। आज हसन अली पर भी बात करेंगे। शोएब अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है शोएब मेरी? जी मैं तो बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओ अब आ रही है। शोएब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपका भी और आपको भी और पूरे पाकिस्तान को जीत मुबारक हो। हाँ यार शोएब, अच्छा ये बताएं, बाबर आजम की कैप्टेंसी में एक बड़ी जीत पाकिस्तान को मिली है, कुछ मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी बात हो मेरी और आपकी। देखिए, बात यह है कि हमें तारीफ करनी चाहिए। जीत जो है वो एक बड़ी जीत है। 350 के करीब रन जो है वो छोटी टीमों के भी आसानी से नहीं बनते। लेकिन पाकिस्तान ने जो है मुश्किल सूरत में जब उसके दो जो है वो अहम बल्लेबाज जल्दी गिर गए, उसके बाद जिस तरीके से रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग लेके चले, मैं समझता हूँ कि 35 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि शायद गेम जो है वो उनके हाथ में ज्यादा है, हमारे हाथ में कम है। एटलीस्ट 25 ओवर तक तो गेम उनके हाथ में बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर 25 के बाद जो इन्होंने गेयर लिया, उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने एग्जीक्यूशन की, और उस एग्जीक्यूशन का रिजल्ट जो है वो एक बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड साज जो है वो फतह की सूरत में मिला। यकीनन इससे पाकिस्तान टीम का मोरल बुलंद हुआ होगा, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का मेक एंड ब्रेक मैच है, जो हम ट्रांसमिशन से पहले से ये बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिया का मैच है ये पाकिस्तान को बनाएगा भी, और इसी से तय होगा कि पाकिस्तान आगे किस तरीके से बढ़ेगा। तो कल के मैच की जितनी तारीफ की जाए कम है, अब्दुल्ला शफीक की बारी की जितनी तारीफ की जाए कम है, रिजवान ने जिस तरीके से जिस दर्द में, जिस तकलीफ में जो है वो स्कोर किया, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जाते जाते उन्होंने चुटकुला भी छोड़ दिया कि सम टाइम क्रैम्प सम टाइम एक्टिंग। खैर मुझे लगता है कि उसके कौन सी सीक्वेंस जो है वो आपको आगे जाके भुगतना होंगे, क्योंकि जब जब ये मामला होगा तो कोई खड़ा हो सकता है कि भाई ये बताएं कि ये एक्टिंग थी या वाकई क्रैम्प थे, तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान को डेंट डाल सकता है। एक रिजवान बड़े मैच्योर बल्लेबाज हैं, एक बड़े अच्छे इंसान है सुलझे हुए, उनको ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से अच्छा शोएब ये बताएं, असर मजाक दी है। शोएब आप और हम बहुत डिस्कस कर चुके एक चीज पर, ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत डिस्कस कर चुके अब्दुल्ला शफीक और सऊद पर। अच्छा दोनों ने, आप देखें दोनों वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं थे, दोनों वर्ल्ड कप प्लान में आए और दोनों ने अपनी अपनी शानदार कारकर्दगी दी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, तो नहीं आप इसको 2 से 3 पे ले जाएं। देखिए हसन अली भी आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, नसीम शाह अनफिट हुए तो हसन अली आए। अभी तक आपका फास्ट बॉलिंग जो बैटरी है, अगर आप उसको देखें तो वहां पे हसन अली के अलावा कोई विकेट शायद ही उस तरीके से इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। हारिस रऊफ ने यकीनी तौर पे 2 आउट करके ऊपर नीचे नेदरलैंड के मैच के खिलाफ पाकिस्तान को अंदर लेकर आ गए थे, लेकिन वो नहीं हुई, वहां पे विकेट गिरते तो भी नेदरलैंड एक ऐसी टीम थी जिसको आप आराम से काबू कर लेते हैं। कल के मैच में मैं ये समझता हूँ हमें जितनी पाकिस्तान की बैटिंग की तारीफ करनी चाहिए, उसी तरीके से उनकी बैटिंग की भी तारीफ करनी बनेगी कि उन्होंने आपके, देखें आपने 2 सेंचुरियां बनाई, अपोनेंट के पास इतने तगड़े बॉलर नहीं थे, ठीक है ना। आपने जो 2 सेंचुरियां, उन्होंने जो 2 सेंचुरियां बनाई, तो आपके पास तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, फिर भी वो 2 सेंचुरियां बना के ले गए, इतना बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया। तो कल के मैच में दोनों टीमों की बारियां, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इसके साथ ही दोनों टीमों की अगर बॉलिंग को देखें तो फिर मुझे लगता है कि कल गंदी बॉलिंग कराने में श्रीलंका सबकत लेके चला गया कि 26 तो सिर्फ वाइडों के रन से 17 वाइड बॉल्स कराई, 3 चौके जो हैं वो उसके पड़े गालिबन वाइडों में जो 3 चौके हुए थे, तो टोटल 26 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक्स्ट्राज उन्होंने दिए हैं। 26
सिर्फ एक्स्ट्रास को ना देखें, आप फिर ये देखें कि 3 से 3.5 ओवर उन्होंने ज्यादा करवाए हैं। फिर इसी तरीके से दोनों टीमों में एक और मुकाबला चल रहा था कि कौन ज्यादा कैच छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी श्रीलंका सबकत लेके चला गया। तो कल इसमें बिल्कुल हम पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं छीन रहे, पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है, ठीक है ना। बट ये मानना होगा कि आगे जो टीमें आ रही हैं उसमें 2 मैचेस के अलावा बाकी टीमों जो आप आएंगी उनमें बॉलर भी तगड़े मिलेंगे, फील्डर भी तगड़े मिलेंगे। तो इस मोमेंटम को मजीद बढ़ाने की जरूरत है, इस पे मुतमईन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा शोएब, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, इत्तलात के मुताबिक चलें, आपसे कुछ जरा आप हैं तो एक खबर का फायदा ही ले लें, उसामा मीर के बारे में क्या इत्तलात है? शोएब, इत्तलात की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको यही बता रहा हूँ। पाकिस्तान टीम का जो पैटर्न रहा है वो यही रहा है कि विनिंग टीम को वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जब नेदरलैंड का मैच जीते तो उससे वेरी नेक्स्ट में आई थिंक मैंने आपके शो में या अपने टीवी चैनल शो में ये बात की थी कि पाकिस्तान ओपन स्लॉट में तब्दीली के साथ जा रहा है। तो सब लोग बताया था, सोशल मीडिया पे भी लोग मुझ पे हंस रहे थे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, विनिंग टीम को कैसे तब्दील किया जाता है। तो देखें, तब्दील किया तो उसका फायदा हुआ। हालांकि मैं समझता हूँ कि फखर को इंडिया के मैच तक ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हुआ, अब्दुल्ला शफीक आए और उन्होंने सेंचुरी और मैच विनिंग सेंचुरी कर दी। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा मूव साबित हुआ। इसी तरीके से मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इनिशियली सोच विचार जो है वो इस मैच से पहले ही होना शुरू हो गया था कि अगर शादाब नहीं परफॉर्म करेंगे तो इंडिया में क्या हम अकेले शादाब के साथ जाएं या शादाब और अकेले उसामा मीर के साथ जाएं या उसामा और शादाब का कॉम्बो ना कर जाएं। ये डिस्कशन पहले शुरू हो गया था। अब क्योंकि कल मैच खत्म हुआ है, मैच के बाद की अभी तक कोई इत्तलात मुझे मौसूल हुई नहीं कि अब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि विनिंग टीम को कंटिन्यू करना उनका पैटर्न भी रहा है। तो अब देखते हैं कि अगले मैच में क्या होगा। तो एक आधा दिन अभी मेरे ख्याल से 14 तारीख तक मैच है, हफ्ते तक, तो शायद जुमे तक कोई ना कोई सूरत क्लियर हो जाए। चलें जी, ये तो अच्छा हो गया। शोएब, एक छोटा सा ब्रेक और काशिफ शब्बीर अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हसन अली वाली बात पर भी बात करते हैं, उसामा मीर पर जो शोएब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी इत्तलात नहीं है। चूंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है तो विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब भी नहीं ज्यादा किया जाता। वापस आते हैं जी ब्रेक से, फिर जरा पिच रिपोर्ट और आने वाले मैच पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब से थोड़ी देर के बाद टॉस होने जा रहा है, टॉस पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात हो रही थी, शोएब ने जो बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ों पर बात की। एक ये कि हमें हसन अली के हवाले से, क्योंकि हम उसको बिल्कुल ही हम तो 2 की बात कर रहे थे ना, अब्दुल्ला शफीक और सऊद, ठीक है हसन भी उसका हिस्सा नहीं था। 4 विकेटें, 71 रन देके मेरा ये ख्याल है अबू बकर, इट्स अ गुड एवरेज और इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए 4 विकेटें किसी एक बॉलर की लेने का मतलब है आपने कहीं ना कहीं उन्हें डेंट डाला है पैचेस में और स्कोर रुका है। बिल्कुल, स्कोर आपने देखा होगा कि लास्ट 60 रन्स के अगेंस्ट श्रीलंका की 5 से 6 विकेटें गिरी हैं। और हमारे पास ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे मैच से पहले, आपको अगर याद हो कि हम 50 ओवर्स उनको पूरे खिलवा के इसी मोमेंटम के साथ आप 400 रन्स नहीं रोक सकते। आपने इंटरवल्स में विकेट्स लेनी है ताकि उनको डेंट कर सकें कि वो स्कोर उनका डाउन हो। फील हो रहा था ये जिस स्ट्राइक रेट के साथ और जिस रन रेट के साथ श्रीलंका खेल रही थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये 400 कर जाएंगे और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान ने। क्रेडिट टू पाकिस्तान बॉलिंग कि उन्होंने अच्छा कम बैक किया। और हसन अली की आप बात कर रहे हैं, 4 विकेट्स ली, डेफिनेटली 4 विकेट्स लेने के बाद आप बिल्कुल हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये ज़्यादा आ रही है कि दूसरी तरफ से कोई विकेट हमें शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में नहीं मिल रही है। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक डेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कल पीजे मीर से आपने किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पूछा उनसे पीजे मीर से कि यार जैसे 2 स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन जरूरी हैं कि उनकी पार्टनरशिप जमे, ऐसे बॉलर्स के लिए जरूरी है कि दोनों एंड से प्रेशर डालें। क्या कहते हैं? देखें, इसी मैंने आपकी इससे पहले तो बात कही कि अगर एक एंड पे बॉलर जो है वो विकेट ले रहा हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, तो दूसरे एंड वाला बॉलर को ऑटोमेटिकली उसका दिल बड़ा हो जाता है। यही होता है, हमेशा कॉम्बिनेशन लेकर चलता है। और यहाँ शाहीन शाह अफरीदी के लिए सबसे बड़ा डेंट ये है कि नसीम शाह वहाँ से निकल गया। नसीम शाह उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि वो एक एंड से रन्स रोकता भी था और विकेटें भी लेता था। और जब टीम अंडर प्रेशर होती है तो फिर वो दूसरे एंड पे बॉलर को थोड़ा एहतियात से खेलती है, क्योंकि वो अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहती। कल का जो मैच हुआ इसमें भी पाकिस्तान क्यों 344 का मतलब है आपने अनड्यू रिस्क नहीं लेना, आप एक कंसिस्टेंट गेम से चलेंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। तो कमिंग बैक टू द बॉलर्स, बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो तगड़ा हो
वो जानदार बने, वो ऊपर से 2-3 विकेटें ले, ताकि आपका जो मिडिल ऑर्डर में जो आपके स्पिनर्स हैं उनके पास भी हौसला बने, उनका भी दिल बड़ा हो और वो बड़े दिल के साथ आके बॉलिंग कराएं। ये जो स्पिनर्स शॉर्ट पिच कराते हैं और तेज कराते हैं ना, इसका मतलब होता है वो डरे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि तेज तेज अपने ओवर निकालें। जब आप एग्जैक्टली जब आप फ्लाइट देते हैं ना गेंद को, फिर आप अगले को टेम्प्ट करते हैं कि आओ भाई आओ के मार, एक छक्का मारता है, अगला ज्यादा फ्लाइट देता है कि आओ आगे और मारने की कोशिश करो, और फिर आप अगर आप गेंद को पिच करें गुड लेंथ पे तो गेंद अच्छी पड़ती है। आप मिसाल ले लें इफ्तिखार की, कल इफ्तिखार ने क्या किया, 4 ओवर उसने कराए, 22 रन दिए, सिर्फ वो गेंद को फ्लाइट दे रहा था, गुड लेंथ पे फेंक रहा था, सही टारगेट को हिट कर रहा था, जिसकी वजह से वो रन नहीं दे रहा था। लेकिन हमें समझ नहीं आई कि 4 हाँ जी चले जी, टॉस जीत गए और टॉस जीतकर पहले कर रहे हैं बैटिंग और करेंगे दूसरी बॉलिंग, क्योंकि कहते हैं जी हमारी बॉलिंग तगड़ी है तो हम ये करें। अच्छा रोहित शर्मा का आप जरा दोबारा एक बार बताओ। तो रोहित शर्मा का ऐसा लग रहा है कि लास्ट वर्ल्ड कप है, और इससे पहले भी काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ने ये बात कमेंट भी किया और रोहित शर्मा के हवाले से, और इवन विराट कोहली को भी उसी कैटेगरी में रखा कि ऐसा लग रहा है कि रोहित और विराट का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो इंडिया को बिल्कुल ये जीत के तो इनको डेडिकेट करना चाहिए ये वर्ल्ड कप। जिस तरह तेंदुलकर को डेडिकेट किया था वर्ल्ड कप वो जीत कर, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप का मतलब है 4 साल का कंटिन्यू करना। देखिए असलान प्रेसिडेंट जो नजर आ रहा है, वेरी डिफिकल्ट जो नजर आ रहा है कि आखिरी 3 वर्ल्ड कप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो होस्ट नेशन ही जीती है। अगर उस एक केमिस्ट्री को अगर सामने रखा जाए तो इंडिया हॉट फेवरेट है, लेकिन ऑन द कार्ड इस दफा ऐसा नहीं लग रहा। आई डोंट फील लाइक इंडिया गोइंग इनटू द फाइनल्स। 2-3 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले तो वैसे जो खुद होस्ट होते थे सबसे ज्यादा ताब में वही रहते थे। असलान आप ये भी मेरी बात नोट कर लें, आई डोंट फील लाइक इंडिया गोइंग इनटू द फाइनल्स। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज की अगर टॉस की हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा फैसला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच भी यहीं पर ही हुआ था। 438 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए थे, लेकिन उसके मुकाबले में जिस तरीके से श्रीलंका ने बैटिंग की थी, क्योंकि पहले 10 ओवर जो हैं वो मुश्किल होंगे, उसके बाद ना गेंद ने स्विंग होना है ना गेंद ने स्पिन होना है, तो उनका सारा दारोमदार इस स्पिन के ऊपर है। और चूंकि उनका ट्रम्प कार्ड जो है उनकी बॉलिंग है, उनको ये पता है कि अगर इंडिया ने 250-300 रन भी कर लिए तो हमसे चेज नहीं होने लगे वो रन, क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी फ्रेजाइल है। तो मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और थोड़ा अगर इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं पहले बैटिंग करके तो लंबा स्कोर अदरवाइज होगा। शोएब अगर हमारे साथ हो, शोएब से बात हो सकती है जी। शोएब, फिर टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखिए बात सुनिए, बड़ी टीमें ऐसा ही करती हैं। अब उनको असल में मामला ये कि रन रेट से अपने आप को बहुत दूर ले जाना है कि रन रेट उनका गम ही ना रहे। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली नीदरलैंड के खिलाफ उतने बड़े मार्जिन से नहीं तो बेटी, ऑल्दो के न्यूजीलैंड के मार्जिन तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान ने नीदरलैंड के साथ किया। लेकिन देखिएगा आज के मैच में अफगानिस्तान को वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और वो उससे अपना मोमेंटम भी बढ़ाएंगे और अपने आप को वो रन रेट की दौड़ से बाहर लेके चले जाएंगे। अच्छा, मैं भी इस बात में मुझे वाइब्स आ रही हैं, जाहिर है मैं हूँ या भाई हूँ तो नजमी नहीं है, हमें कुछ वाइब्स आ रही होती है, कुछ क्रिकेटिंग सेंस रख के हम बात करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस मरतबा फाइनल जो है वो 87 का रिपीट टेलीकास्ट होगा और गैर एशियाई टीमें जो है वो फाइनल खेलेंगी। मुझे नहीं लगता कि एशिया की कोई फाइनल तक। बट आपकी तरफ से क्या लग रहा है, आपको फाइनल कौन खेलेगा? एक तो इंग्लैंड हो गया, और देखिए ऐसे आप इंग्लैंड को कैसे कह सकते हैं भाई, ये जरा मैचेस चलने में ये कह सकते हैं। मैंने सोचा तेरा नाम ले लूं ना शोएब। भी है गैर। अच्छा शोएब ये बताएं, शादाब के हवाले से अभी बिल्कुल बहुत अर्ली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हसन अली ने कमबैक करके अच्छी विकेट्स ली। शादाब अभी तक स्ट्रगल कर रहा है अपनी फॉर्म के साथ भी, फिर बॉल को पिच करने के साथ भी, फिर विकेट लेने के साथ भी। बनिस्बत शादाब के हमारे भी पैनलिस्ट ये समझते हैं, और कल हमने क्रिकेटर्स भी जिनसे बात करते हैं वो ये समझ रहे हैं कि यार उससे बेहतर बॉलिंग नवाज कर रहा है। आप भी ऐसा समझते हैं? यार बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा, हम उसके बारे में यही कह सकते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा आएगा मैदान में तो लग पता जाएगा कि दूसरी टीम और बड़ी टीमों के खिलाफ क्या होता है। अलबत्ता ये मानना पड़ेगा कि जो आपने अभी तक स्पिन अटैक उतारा है वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आया नहीं। विकेट आप जो है वो चूमते नहीं रहेंगे। आपको देखना होगा कि 10 ओवर का या 8 ओवर या 9 ओवर जो भी जिसने कराएंगे उन ओवर में वो कितना बड़ा डेंट डाल सकते हैं, कितनी जो है वो प्लान की एग्जीक्यूशन अच्छी थी, किस तरीके से बॉल जा रहा था, फॉलो आ रहा था, किस तरीके से बॉल जो है वो इस लाइन पे हिट कर रहे थे, भाई कर रहे थे इफ्तिखार का। देखिए कल इफ्तिखार ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, ठीक है ना, बड़ा, लेकिन बात थी कि आपके कप्तान ने उससे ज्यादा रिलाय नहीं किया। तो
होगा कि शादाब की फॉर्म वो वाली शादाब नहीं है जो हमें 2017 ट्रॉफी के हमारे जहनों में नक है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। बीच में ये जो 3 साल का अर्सा गुजरा है, इस अर्से में हम थोड़ी के खिलाफ परफॉर्म करके बहुत सारी चीजें जो है वो अंडर शेड हो जाती रही। इसी तरीके से कल की कामयाबी में हम जितनी सारी चीजें उतना कम है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपकी के पीछे छुप रही हैं। आपका ये तीसरा इवेंट है, चौथा इवेंट है गालिबन मेरे ख्याल से, अगर मैं 151 नेपाल के उतार दूं और 153 जो है गालिबन न्यूजीलैंड के निकाल दूं, तो 17 इनिंग्स में बाबर आजम के स्कोर जो है वो 150 के करीब भी नहीं बन पा रहे। तो ये बड़ा एक अलार्म है कि दुनिया के सबसे बड़ा बल्लेबाज वो आपके लिए परफॉर्म करे और अगला मैच इंडिया के साथ है। इंडिया वो गलती नहीं करेगा जो श्रीलंका इंडिया के पास बॉलिंग। देखिए कल श्रीलंका के ना 2 बॉलर, उनके पास स्पेशलाइज 2 बॉलर नहीं, उसको डेंट पड़ गया। तो इंडिया के पास ऐसा नहीं है, इंडिया फुल पैकेज है। इंडिया से आपकी जान छूटेगी और कितना ही मैच ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया ने वो फ्लैग जहाँ पे जन्नत की चेन्नई, वहां पे हेजलवुड और उसके शुरू में कितना डेंट डाल दिया। तो ये दोनों मैच जो है वो आपको मद्देनजर रखना। बुमराह, हेजलवुड और कुलदीप, और ये बात सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है शोएब कि ये चीज़ है कि उनकी बॉलिंग लाइन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट सबकी अलग है। एक ब्रेक लेता हूँ जिस पर भी बात करते हैं कि अब हमारे बैटर्स और इंडिया की बॉलिंग लाइन, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ है। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा जनाब अली, अब हो गया है मामला बैटिंग का और बॉलिंग का। कितने पर आउट कर लेगी इंडिया अफगानिस्तान को? अराउंड 10-20 रन प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा लग नहीं रहा कि अफगानिस्तान इससे ज़्यादा स्कोर कर पाए। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना है। अच्छा सारी कंफर्म हो। देखें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके एक तो फायदा ये हो गया कि उनको 50 रन 50 ओवर की पिद्दी नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी हो जाएगा ये जल्दी मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन वरना अगर वो पहले कर लेते तो इंडिया ने बहुत मारना था उनको, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग फिर तो पूरी बैटिंग ले ली थी इंडिया ने। लेकिन अब ये मेरा ख्याल है वो 35 से 40 ओवर के दरमियान शायद पूरी टीम में आउट करने में कामयाब। देखिए नॉर्मली जिस तरह कहा जाता है ना कि बड़ा अच्छा मैच होगा फॉर अ रीज़न कि अफगानिस्तान का स्पिन अटैक बड़ा अच्छा है। देखिए अफगानिस्तान का स्पिन अटैक व्हेन यू टॉक अबाउट T20 तो उस फॉर्मेट में तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप आते हैं इस फॉर्मेट में विच इज़ 50 ओवर्स क्रिकेट, तो देखिए उसमें स्टाइल ऑफ जो बैटिंग है वो चेंज हो जाता है। आपके राशिद खान ने लेट्स से कि T20 में 4 ओवर्स करवाने हैं तो बैट्समैन अटैक के लिए जाता है और आउट होने का खतरा होता है। यहाँ पे बैट्समैन वेट करता है, राइट बॉल का अच्छी बॉल मिले चौका भी लगा देता है, छक्का लगा देता है, डॉट करता है, तो इससे इतनी सक्सेसफुल किस्म की यके बाद दीगरे 2 मैचेस हुए बांग्लादेश के, दोनों हरा दिए। ना राशिद इम्पैक्ट डाल रहा है ना कुछ डाल रहा है। मैं जरा इस पर बात कर लेता हूँ। शोएब 2 मैच बांग्लादेश ने खेले, एशिया कप में भी हरा दिया, यहाँ भी हमने देखा कि बांग्लादेश ने इनको चलने नहीं दिया। तो क्या वजह है, बांग्लादेश प्रेशर नहीं ले रही उनकी स्पिन का अफगानिस्तान की? असलाम देखिए मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश के सब इशू नहीं है, इशू अफगानिस्तान का है जिसे T20 क्रिकेट खेलना आ गई है, लेकिन वनडे क्रिकेट खेलना उसको अभी आना है। अभी सीखना है वनडे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अब बहुत सारे लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बना लिए या पाकिस्तान को में डाल दिया, बट इन दी एंड वो मैच जीत नहीं सके। तो बात ये है कि अफगानिस्तान को अभी वनडे क्रिकेट जो है वो सीखनी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नीदरलैंड जो है, लेकिन न्यूजीलैंड को भी एक बड़ी टीम जिसने इंग्लैंड को आगे लगा दिया था, उन्होंने उनको 323 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर उनके खिलाफ बारी भी ले ली। तो उनको भी अभी वनडे क्रिकेट सीखनी है। आप जब क्रिकेट ममालिक में खेल रहे होते हैं तब आपको आप जैसे लोग मिलते हैं जिससे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतने ज्यादा नहीं होते, तो वहां पे वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आप वैसे जैसी टीम के जो है वो हरा देती है जो नीदरलैंड नहीं खेलता, बट यूजुअली जो है बड़ी आप लोग का हावी हो जाती है। तो जब ये बड़े इवेंट में आते हैं तो यहाँ ये क्रिकेट सीखते हैं। अफगानिस्तान नो डाउट कि उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, सब चीजें हैं, लेकिन अभी तक वो एक जितने जो पश्तून होते हैं, जितने ताकतवर या मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, अभी तक वो जेन्युइन फास्ट बॉलर को मिस कर रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट उनको डेंट डाल रहा है। इसी तरीके से जो अमूमन कहा जाता है, ऑल्दो के रिजवान हमारे सामने वो भी पश्तून से बेल्ट से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ज्यादातर पश्तून जो है वो जल्दबाज होती है। उनकी फितरत में होता है कि तेजी तरारी दिखाना। वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वहां पे तेजी तरारी के साथ साथ टेम्परामेंट बहुत जरूरी होता है। तो टेम्परामेंट अगर होगा तो टीमें सर्वाइव करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक कमी रह गई है अफगानिस्तान के पास, लेकिन जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे वैसे वैसे सीखते रहेंगे। इधर मैं एक माजरत भी करना चाहूंगा कि वक्फे से पहले मैं समझा कि आपने मुझे ज़ाहिर में फोन पे था, मैंने टीवी देखा नहीं था, कि शायद इंडिया पहले बारी ले है। तो मैंने शायद उस टाइम कुछ जो कमेंट्स किए हैं वो शायद
नहीं करते। लेकिन अगर इंडिया पहले बॉलिंग भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अफगानिस्तान को 30-35 ओवर में वाकई काबू कर वो भी कह रहे हैं कि 30-35 ओवर में काबू कर लेगा। भाई ये है मामला। अब आप लोगों को ये बताएं, ये जो बात मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है शोएब की, कि पेसर उनके पास उस तरह का कोई नहीं है, वो स्पिन पे ही रिलाय करे। कब तक स्पिन पे रिलाय? हर पिच पे तो स्पिनर चलेगा नहीं, फिर बैटिंग में उनकी डेप्थ नहीं है। देखें अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो रिवॉल्व करती है 3-4 प्लेयर्स के अराउंड, और वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जाके मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं, IPL खेलते हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, और वही पूरी अपनी टीम को चला रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक सिस्टम की तरफ जाएं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका भी इतना मजबूत नहीं है, उनका नया पूल ऑफ क्रिकेटर्स जो हैं वो आ नहीं रहे, तो इसलिए उनका फोकस सिर्फ T20 की है, क्योंकि वो कमर्शलाइज वेंचर्स हैं, वो वहाँ पर वो जाते हैं। ये जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे प्रॉपर तरीके से, और अगर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं, यानी कि आप वनडे खेल सकते हैं और फिर आप उस कामयाबी के जीनों की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल में उनकी सारी बैटिंग रिवॉल्व करती है अराउंड रहमानुल्लाह गुरबाज, कि वो कैसी इनिंग खेलता है। अगर तो आज सेंचुरी करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200-250 रन। अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो फिर यही होगा, 200 उसके अराउंड जो है वो पूरी टीम कोलैप्स हो जाएगी। अच्छा, अगर आप बॉलिंग की एकदम से गायब कर दिया। कौन किसको? वो ओपनर ज़ाज़ाई का भी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी ही वाज अ प्योर T20 प्लेयर, वो इतना इसी वजह से सस्टेन नहीं कर सके वनडे इंटरनेशनल्स में। देखिए बिल्कुल मैं काशिफ की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। देखें जो ही आप गुरबाज को आउट करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप मोहम्मद नबी तक कोई वो पोटेंशियल नज़र नहीं आता, कोई स्पार्क नज़र नहीं आता जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सके। उसके बाद वो मोहम्मद नबी पे रिलाई करते हैं, और उसके बाद फिर डैशर स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक राशिद खान भी अगर आते हैं तो वो ज़्यादातर हिटिंग की तरफ ऐसे ही खेलते हैं। तो ये एक रीज़न ये तो उनका बैटिंग कोलैप्स है। और साथ ही हमने जिस तरह जिक्र किया कि बॉलिंग में भी इस तरह कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है उनके पास, कोई फास्ट बॉलर जो बहुत ज़्यादा अगली टीम के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़तरा हो। स्पिन अटैक है उनका, आप जिस तरह कह रहे थे कि हर पिच स्पिन स्पोर्टिव नहीं होती है, और फिर वनडे इंटरनेशनल्स में भी आप स्पिन को काउंटर कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में कि एवन मॉर्गन ने जब इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका मैच था और उन्होंने कहा था कि हम इनके बेस्ट बॉलर को राशिद खान को अटैक करेंगे, और एवन मॉर्गन अकेले शायद 6 या 7 छक्के मार गया था राशिद खान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शोएब एक चीज अच्छा नहीं ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। मुझे एक चीज़ याद आ गई बड़ी ज़रूरी बात करने वाली। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और हम बात करेंगे इस वक्त अफगानिस्तान और इंडिया पर। बात ये हो रही है कि 200 के करीब कोई स्कोर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और उसकी रीज़न ये बताई जा रही है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और सारे ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग उन्हें बहुत ज़्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं देगी, क्योंकि उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है। फ़र्ज़ करें ऐसा हो कि 200 स्कोर हो और इंडिया जैसी बड़ी टीम के 6-7 आउट हो जाएं, जीत तो ज़ाहिर है जीतेगी, लेकिन 6-7 आउट हो जाएं, फंस जाए, तो अफगानिस्तान किसके लिए बड़ा थ्रेट होगी? ये तो बड़े ज़बरदस्त फ़र्ज़ कराया आपने। मैं कहता हूँ ऐसा फ़र्ज़ अगर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए तो अगला मैच बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इंडिया डीमोरलाइज हो गया, पाकिस्तान के साथ अगला मैच खेलने के लिए आएगी, पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त जीत के आगे जाएगी। लेकिन ये इतनी फर्जियत जो है ना, इसको आप ये सेहत के लिए हानिकारक है। सोचने में कोई टैक्स नहीं। पाकिस्तान इंडिया के मैच का विनिंग स्ट्रीक के साथ या पास्ट परफॉर्मेंसेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ऑन द डे आप कि दोनों टीमों में से जो बेहतर प्रेशर ऑब्जर्व कर लेती है वो जीत जाती है, भले ही पीछे जिस टीम ने जीता हुआ हो या हारा हुआ है। फिर इसका मतलब है कुछ लेना देना। वर्ल्ड कप के ओडीआईज में हम कभी नहीं जीते भाई। देखिए अगेन ये भी तो है ना, ये वही मेंटल ब्लॉक है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप जीते हैं, आपने फाइनल जीता है, तो बस करते हैं यार। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी एक ही बात है, हम जीत लिए हुए उनको। T20 में भी जीता है, T20 में भी जीता है। रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। चले इस बार तो इंशाल्लाह हमने जीतता है। इस बार तो मेरे पाकिस्तान इन इंडिया, पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन पहला ओवर आ रहा है, ये बताएं क्या होगा। पाकिस्तान को लूज करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे तो पहले ओवर में ही जो है ना ऐसा लग रहा है कि बुमराह विकेट ले लेंगे, और इब्राहिम की के गुरबाज की। ये तो डिपेंड करता है, गुरबाज की विकेट ना दिलवाएं ताकि कुछ मैच कुछ तो चाम रहे। मैं भी यही कहता हूं, गुरबाज अच्छा खेलते हैं और बड़ा एंटरटेनिंग है। चले जी पहला ओवर करने, पहली बॉल पहले ओवर। बुमराह कुछ भी कर सकता है, जिस हिसाब से गेंद वो स्विंग करता है ना, बड़ा अच्छा बॉलर है। आप देखेंगे वो नजर आ रही है, हल्की हल्की टिंच ऑफ ग्रास नजर आता है इस विकेट के ऊपर। और हमने इस पे बैटिंग देखी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ने तो बहुत बुरा हाल किया था श्रीलंका का। मुझे ये बताएं, अगर हम अभी देखें बुमराह को, आप पहली बॉल जरा नोटिस करें, उसका एंगल जो है
उसकी बॉल से बड़ा कंट्रोल है बुमराह को, उसकी बॉल से मुताबिकत नहीं। हमें ये लगता है बुमराह ऐसे बॉल करेगा तो लेग साइड ज्यादा, लेकिन नहीं करता। लेकिन ऐसे उसे नहीं फर्क पड़ता। सर पढ़ रहा था ना कल वो उनका जो वो मलिंगा था, वो क्या नाम था उसका, मलिंगा की कॉपी बद्रीनाथ। हाँ, लेकिन बुमराह आप कैरी, बॉल का कैरी देखें, बॉल कैरी कर रही है, पिच में जान है। जिस तरह की स्टाइल ऑफ बैटिंग अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान को एंजॉय करना चाहिए इस पिच पे खेलते हुए। द इशू इज कि जो कैपेसिटी है उनकी टेम्परामेंट की, वो टेस्ट होगी यहाँ पर। देख लें इस टीम के आगे एंजॉय नहीं बनता। देखें अगेन उनकी लेट्स से आप देखेंगे गुरबाज कैसे खेलेंगे इस तरह की पिच पे एंजॉय उड़ाने हैं, सिर्फ 3 उड़ा दें ऊपर के, फिर आप देखें टीम कोलैप्स के बाद कोलैप्स है इंडियन जी। हाँ ये बात सही है आपकी। कोहली का गिरना बड़ा जरूरी है सर। वो वन मैन आर्मी है वो, क्योंकि खड़ा हो जाता है तो बड़े सबको खिला लेता है ना, वो खिला लेता है। लेकिन इसलिए हम पाकिस्तान में कहते थे कि पाकिस्तान में वन मैन आर्मी है बाबर आजम। जब वो गिरता है पूरी टीम गिरती है। लेकिन अब आपके पास सऊद शकील आ गया। से स्कोर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कर नहीं रहा, क्या रीजन देख रहे हैं? नेपाल वाली सेंचुरी भी देखी, अभी भी हमने उन्हें प्रेशर देखें, टीम का सारा प्रेशर एक बंदा एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा। कल की इनिंग्स देखे, अब्दुल्ला शफीक इंक्लूजन से, सऊद शकील के आने से, रिजवान के फॉर्म में आने से मेरा ख्याल है बाबर आजम थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा। अगले डेफिनेटली जब काउंटर पार्ट आपका परफॉर्म कर रहा हो तो उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्लेयर पे। एक्सीलेंट। यार ये बताएं, शाहीन शाह भी रिलैक्स हुआ होगा हसन अली की बॉल देख के? नहीं, शाहीन डेफिनेटली उसको होना चाहिए, लेकिन द इशू इज शाहीन का इशू डिफरेंट है। आप देखें कि लास्ट जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें लास्ट शाहीन जो अपने प्रॉपर रिदम में नजर आए। क्या सीम का यूज, आप सीम पोजीशन देखें खूबसूरत, और आप यही पोजीशन कल आप शाहीन शाह अफरीदी की देखें, मिसिंग है। हाँ। जब तक सीम नहीं हिट करेगी विकेट को, बॉल स्विंग नहीं करेगा। ऑल्दो कल का मैच शोएब हमारे साथ मौजूद है? नहीं, शोएब नहीं है। ऑल्दो कल का मैच पाकिस्तान जीत गया और बहुत कन्विंसिंगली जीत गया, बहुत अच्छा जीत गया। बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक चीज़ जो नोटिसेबल थी वाइल पाकिस्तान वाज बॉलिंग, कि पाकिस्तान के फील्डर्स बहुत फटीग में नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे हैं, और बिल्कुल वो सिचुएशन थी जो पाकिस्तान सेकंड लेग खेलने के लिए एशिया कप का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करके वहाँ जब गया श्रीलंका में, वो सिचुएशन बैठा हुआ अबू बकर होता है इस तरीके से कि जब आपके बॉलर्स पिट रहे हों और बाउंड्रियाँ लग रही हों, कंट्रोल ना हारा हो और अच्छी गेंद भी छक्के चौके पड़ रहे हो, फिर आप फटीग हो जाते हैं, आपका मेंटल फटीग हो जाती है आपकी। आप कहते हैं क्या मैं करूं। और दूसरी बात है वहां पर रोल आता है कैप्टनसी का। आपने बाबर आजम की कैप्टनसी का आज नहीं पूछा, मुझे लगता है बाबर आजम फिर कैप्टनसी में कल फेल हुआ है बॉलिंग में पाकिस्तान की। वो जो चेंजेस थे ना वो नहीं कर सका। बाबर आजम के पास एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि शादाब के पूरे ओवर करवाने, इफ्तिखार के 4 से 5 कराने, इससे ज्यादा नहीं कराने, चाहे वो मेडन 5 के 5 करवा ले। तो ये स्क्रिप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम का ये स्क्रिप्ट जो है उनको, मैं अगेन फिर बताता हूँ, उनको सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। अच्छा यार, इस जरा पेज देखें ना सर, पेज देखें, पेज तकरीबन बैटिंग ट्रैक है। बुमराह विद द लाइक्स ऑफ बुमराह और नई बॉल अर्ली ऑन डेफिनेटली इतना मूव तो करेगी। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान को अगर क्रैक्स बता रहे हैं कि बिल्कुल ड्राई विकेट है। हाँ। कोई मॉइस्चर का नामो निशान नहीं है वहां के ऊपर। नहीं तो काशिफ भाई चाह रहे हैं कि इंडिया का मैच हो और इस तरह की पिच ना हो, तो आईसीसी का क्या बनेगा? नहीं, इंडिया में इससे ज्यादा पिच बना ही नहीं सकते ना आप। इंडिया में इससे ज्यादा पिच तो फिर आप रोड पे खेलना, इससे खराब हो सकती है, इससे बेहतर क्या होगा? वही ना इंडिया में। अच्छा, अब आप बाबर आजम के स्ट्रिप के बाद कल मुझे एक चीज की मिसिंग लगी। बॉलिंग को छोड़ दें जी, बॉलिंग कौन आया कौन गया, वो तो उसने ट्राई की है। फील्ड प्लेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कैप्टन के। जब आपका एक कैच छूट गया था हसन अली का, मुझे ये था कि वो कैच छूटने के बाद ना आपको स्लिप लगा देनी चाहिए थी, आपको फील्डर आगे पीछे खड़े कर, उनको ये लगता कि यार पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है। होता यही है, डराना पड़ता है आपको। आप फील्ड प्लेसिंग की बात करें, अगर आप कुसाल मेंडिस का अगर आप अपने प्रोड्यूसर से कहें वो निकाले ना चौके छक्के किधर लग रहे हैं, वो सारे लगे हैं काव कॉर्नर पे। हाँ। और काव कॉर्नर पे आपने कोई फील्डर नहीं लिया और जाके तकरीबन 35वें 36वें ओवर में आपने जाके काव कॉर्नर को ब्लॉक किया है वहां जाकर। उससे पहले आपने फील्ड रखा मिड विकेट अंदर, स्क्वायर लेग बाउंड्री और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, वो एरिया सारा उसका छोड़ा हुआ था और वो हर 90% शॉट्स उसने वहां पर खेली है, काव कॉर्नर पे खेली। इसे काव कॉर्नर को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। और स्पिनर्स ने क्या किया, हमारे स्पिनर्स ने गेंद तेज करने की कोशिश की। जब तेज करने की कोशिश की और दूसरा उन्होंने कोशिश की कि
आगे फेंके, आगे पे जाने, गुड लेंथ पे जाने के बजाय बिल्कुल स्लॉट में दे रहे थे गेंदें। मैं थोड़ा सा स्लॉट में आ रही थी रीजन में, तो फिर थोड़ा सा इस पॉइंट से देखिए इफ्तिखार की बॉलिंग मैं कहता हूं बहुत इंप्रेसिव। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से इस वजह से डिसएग्री करूंगा, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। थोड़ा सा इस पॉइंट से इसलिए डिसएग्री करूंगा कि देखें, जब एक बॉलर बॉलिंग के लिए आता है या बॉलिंग का प्लान करता है तो कैप्टन से डेफिनेटली प्लान करता है कि मुझे कौन सी फील्ड चाहिए। कैप्टन का रोल यहाँ तक होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए उस बॉलर को चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द फील्ड अपनी बॉल को सेटअप करे। देखिए ये प्रॉब्लम वी पे खेलना, आपने एंगल्स कवर करने होते हैं, डेफिनेटली कुछ ग्राउंड्स की सिचुएशन ऐसी होती है, उससे ज्यादातर काउ कॉर्नर पे छक्के मारें चौके तो उसके बहुत कम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बॉलिंग से एक चीज एडअप करो, एक चीज जो क्रिकेट अभी इस वक्त यहाँ इससे पहले भी चल रही है, फील्डर बॉलर अपनी मर्जी से 2 फील्डर लगवा लेता है कि यार मुझे एक डीप में चाहिए और एक आगे, पूरी फील्ड नहीं सेट करेगा, वो काम कैप्टन का है। देखिए कैप्टन हमेशा बॉलर के पास जाता है, उससे डिस्कस करता है, प्लान डिस्कस होता है। जब कैप्टन देख रहा है कि वहां पर लग रहे हैं छक्के चौके लग रहे हैं उस जगह पर, तो देखें ये जो कह रहे हैं ना वहां छक्के लगे चौके नहीं लगे, जब काउ कॉर्नर पे फील्डर होगा ना, अगर आप अंदर से फील्डर मिड विकेट से निकाल के बाउंड्री पे पहुंचा दें और अंदर कोई फील्डर ना ले, तो बैट्समैन टेंटेटिव हो जाएगा, शॉट मारने से पहले 2 दफा सोचेगा वो कि मैं यहां मारूंगा, अगर मिस की हुई तो कैच पकड़ा जाएगा। देखिए जो मार्जिन ऑफ चेंजिंग होता है अरसलान, जो फील्ड में मार्जिन ऑफ जो चेंजिंग होता है वो 2 से 3 ही होता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेट पैटर्न में फील्ड चल रही है। यही तो बात है। देखें ना, जब इस तरह की आपके ठुकाई लग रही हो ना, फिर पहला चौका आ गया, फिर आप सेट पैटर्न को बिल्कुल भूल जाते हैं। अक्सर ऐसे हो जाता है कि आप पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट 2 इकट्ठे फील्डर रख लेते हैं वहां पर, क्योंकि वहां शॉट लग रही होती है। देखिए आप एक्स्ट्रा कवर प्रेशर डालना, कुशाल मेंडिस ने कैच छोड़ देते हैं सब कुछ। कैच ड्रॉप होने के बाद कुशाल मेंडिस ने जिस तरह की इनिंग्स खेली और उसके बाद पाकिस्तान ने 345 पे जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया, आप बाबर आजम से क्रेडिट नहीं ले सकते कि उसने बुरी कैप्टन नहीं, देखिए मैच जीत गए। नहीं, मैच के अलावा देखिए जब आपकी टीम 400 पे जा रही हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इनोवेशन आउट ऑफ बॉक्स। आप क्यों कहते हैं MS धोनी बड़ा कमाल कैप्टन था, राणा टुंगा बड़ा कमाल कैप्टन था, रिकी पॉन्टिंग बड़ा, वो ये चीजें करते थे जो ये कहते हैं ना फिक्स फील्डिंग होती है, उनके दिमाग में कोई फिक्स फील्डिंग नहीं होती। अच्छा चलें जी, मुझे ये बताएं कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड है उसके साथ जो फील्डर आप खड़ा कर देते हैं टेस्ट मैच में, वो कोई ट्रेडिशनल फील्डिंग है? नहीं। वो क्यों खड़ा करते हैं? आप जब देखते हैं कि ड्राइव कर रहा है, ड्राइव हल्की सी अपिश जा रही है, तो आप वहां फील्डर खड़ा कर देते हैं, उसको रोकते हैं, उस ड्राइव को रोकते हैं। और देखिए ये पॉसिबल, देखिए नई फील्ड इंट्रोड्यूस, वनडे में अक्सर ऐसा हो जाता है, आप प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक सीरीज ले आते हैं वनडे के ऊपर, जब आप लेके आते हैं ताकि प्रेशर क्रिएट करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द शाहीन शाज फर्स्ट ओवर, जब आपकी एक फील्ड सेटअप इस तरह है कि आपकी एक स्लिप लगी हुई है, आपकी गली लगी हुई है और आपने डेफिनेटली, एक लेमैन को भी पता है कि इस सिचुएशन में आपने 4 स्टंप या कहाँ पे बॉलिंग करनी है। अब ऐसे सिनारियो में जब आप लेग पे बॉलिंग कराएंगे और आराम से बैट्समैन आपको लेग ग्लांस करके चौके और छक्के मार रहा होगा, इसमें बाबर आजम कैसे उस पे इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, आप लेग कवर करें? नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें कैप्टन जाता है बॉलर के पास, उसको कहता है नहीं, उसको कहता है कि तुमने वन डायरेक्शनल बॉलिंग करनी है, मैं तुम्हें सारी फील्ड ऑफ से बाहर दे रहा हूं, तुम वाइड फेंको, तुम नो फेंको, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाहर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद करती, जो मैंने पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है, फिर तो बॉलर वहां बॉल करेगा। लेकिन अगर आप उसको 3 फील्डर लेग पे दे दें, 3 फील्डर ऑफ पे दे दें और उसको कहें यार मैं तुम्हारी लेग भी कवर कर रहा हूं, मैं तुम्हारी ऑफ भी कवर कर रहा हूं, आप कोशिश करो कि यहां गेंद करो, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। आपको अक्सर ऐसे टेम्प्ट करना पड़ता है, आपको वन डायमेंशनल करनी पड़ती है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूं इमरान खान की एज अ कैप्टन, वो अक्सर ऐसे करते थे, बॉलर पिट जाता था कि मुझे लेग पे फील्ड चाहिए, कहते थे नहीं दूंगा लेग पे फील्ड, ऑफ के बाद मुझे गेंद चाहिए, ऑफ के बाद ही फील्डर मिलेगा। ये तो ये आप मजेदार बहस हो। देखिए आप इमरान खान की आर्टिलरी, वसीम अकरम, आकिब जावेद और उस लेवल के बॉलर्स को, वकार यूनुस को आप अगर कंपेयर करेंगे आजकल की ब्रीड ऑफ बॉलिंग के साथ, तो ये ज्यादती है बाबर आजम के साथ। नहीं ये तो देखिए अबू बकर, ये बात सही है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं जी 61% उसकी विनिंग रेशियो है बाबर आजम की, इमरान खान की 50% थी, मिसबा की 55% थी, इसका मतलब उन सबसे ऊपर है ना ये। इसलिए इसको वो सोचना पड़ेगा, ये बात इसको ब्रीड वो निकालनी पड़ेगी उसमें से। बाबर आजम दुनिया का इस वक्त नंबर 1 प्लेयर है, ये जिस हिसाब से रन्स कर रहे हैं ना, ये आगे जाके जावेद मियांदाद, यूनुस खान, इंतजाम उल हक सबको पीछे छोड़ देगा। तो इसको कैप्टनसी में भी वो चीज लानी पड़ेगी, इनोवेशन करनी पड़ेगी। इनोवेशन क्यों रोकता है अपनी इनोवेशन को, भाई क्यों डरता है? देखिए ना, आप अगर हार से डरेंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे, आपको डर से निकलना पड़, यही तो सपोर्ट, यही बॉलर को सपोर्ट चाहिए था। आप क्यों कहते हैं कि जी कप्तान जो है वो फास्ट बॉलर बड़ा जबरदस्त कप्तान होता है? क्योंकि वो ऐसी चीजें सोच के लेकर आता है।
आपको सोचना पड़े कि जाए ना शाहीन शाह अफरीदी के पास, उसको कहे भाई मैंने आपको देना है 2 फील्डर लेग पे, बाकी तमाम के तमाम फील्डर तुम्हें ऑफ पे देने, रखो बॉल ऑफ के बाद देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं होगा। जब आपका मेन बॉलर शाहीन शाह का बार बार जिक्र हो रहा है, जब उनकी स्पीड 140 से डिक्लाइन होकर 130 पे आ जाए, एक ऐसा बॉलर जो दोनों तरफ की सीम एंड स्विंग करता था वो 1 डायमेंशन पे हो जाए, आपका जो एक ऐसा ऑलराउंडर जिसकी आप बॉलिंग पे बहुत रिलाई कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे मैचेस से विकेट लेस हो या ऑन एंड ऑफ एक आधी विकेट ले, और आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन और बॉलिंग केमिस्ट्री 2 प्लेयर्स की ना मैच हो रही हो, ऐसी सिचुएशन में आपका जो कैप्टन होता है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैच में उतर रहा होता है। अब डेफिनेटली क्वेश्चन रेज होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका बैकअप, यस हमारा प्लान बी में जो भी बैकअप था, आपका अगर एहसानुल्लाह था वो भी इंजर्ड, नसीम शाह की इंजरी के बाद जो ब्लोज हुई और हमारे सेकंड बेस्ट जितने भी थे वो इंजरी थे। दिस इज़ द रीज़न कि आपको हसन अली को वापस लाना पड़ा और दोबारा टीम प्लान को चेंज करके एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आप उतरे। आप देखेंगे जो वर्ल्ड कप में मैचेस आगे जाएंगे, आप बाबर आजम की कैप्टनसी में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे और एज अ कैप्टन उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ऊपर जाता हुआ देखेंगे। मैं आपको कल की एक और मिसाल देता हूँ, ये बिल्कुल सही बात करें। कल अब्दुल्ला शफीक आगे निकल के मार रहा था उसको शनाका की पेस है 125 128। अगर वहां कप्तान होता ना थोड़ा इनोवेटिव वाला, वो कहता समरा विक्रमा को तुम क्रीज में ऊपर आ जाओ, अगर वो ऊपर आता अब्दुल्ला शफीक को वापस क्रीज के अंदर जाना पड़ता था, फायदा उसका क्या होता? फायदा ये होता कि एक तो शनाका को वो गैप मिल जाता बॉल को स्विंग करने का, ठीक है, और जो एग्रेशन थी ना अब्दुल्ला शफीक को, उसको कट डाउन कर सकता था। ये वही बात कर रहे हैं जैसे अच्छा नुकसान क्या होना था पे एडम गिलक्रिस्ट आगे खड़ा हो जाता था और फिर वो देखिए असलान उसका नुकसान, मैक्सिमम नुकसान क्या होना था कि एक आध बाई का चौका चक्का चला जाता। हाँ। लेकिन आप उसके अगेंस्ट उसकी सारी शॉट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, सारी शॉट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। ये बड़ी ही मजेदार डिस्कशन, बहुत टेक्निकल बात हुई है दोनों के दरमियान, बड़ी मजेदार डिस्कशन, इंतहाई टेक्निकल बात कि किस तरह से कैप्टन स्कोर रोक सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कैप्टन इस्तेमाल करता है। भाई वाह, चलें जी, शाम में फिर होती है आपसे मुलाकात, देखेंगे क्या स्कोर करती है अफगानिस्तान और इंडिया कितने पे रिस्ट्रिक्ट करती है। काशिफ शफीर और अबू बकर, थैंक यू। शोएब जट हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया उनका। फिर जी 5 बजे मिलते हैं।